पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था भारत शासन अधिनियम 1935। हमने उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा था और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अंग्रेजों के चंगुल से हम लोग कैसे धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं और अंततोगत्वा आखिरकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर ही दिया गया। इस अधिनियम से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि आखिरकार 1935 तक अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 जब पारित किया गया और उसमें तरह तरह के जितने भी नियम कानून बनाए गए, उस नियम कानून के आधार पर भारत में इलेक्शन भी हुआ। भारत में उस समय 11 प्रांत थे, जिसमें से 6 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। जहां पर वो पूर्ण बहुमत में नहीं आए, वे गठबंधन की सरकार बना लिए। तो इस प्रकार देखा जाए कि आज़ादी इतनी जल्दी देने की कोई प्लान नहीं था अंग्रेज़ों को। तो ऐसा क्या हो गया जो कि 1947 में अंग्रेज़ों को हमारे देश को छोड़ना पड़ा। इसके पीछे की एक बहुत बाकायदा स्टोरी है, क्योंकि उसी दौरान जब इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कर दिया गया, भारत में इलेक्शन हो गए, कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बना लिया और अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से भारत में शासन चलाया जा रहा था। आज़ादी दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रही थी। आज़ादी का कोई महत्व भी नहीं था दिमाग में अंग्रेजों के, ना वो हमें आज़ाद करने वाले थे। लेकिन कहते हैं कि संयोग होता है। इसी दौरान 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटी, क्योंकि एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान 3 देश और दूसरी तरफ सारे बड़े बड़े देश जैसे हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सब एक तरफ। अब इस दौरान जब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब हमें सैनिक सहायता की ज़रूरत है, तो ये भारत में एक क्रिप्स मिशन आया, अर्थात क्रिप्स आया। क्रिप्स मिशन इसे बोला जाता है और इन्होंने गांधी जी से बंद कमरे में सलाह किया। गांधी जी से बंद कमरे में सलाह किया कि आप हमें मदद कीजिए और हम आपको आज़ादी दे देंगे। गांधी जी इनकी बात से सहमत हुए। उन्होंने पूछा कि क्या हम मदद कर सकते हैं आपकी। उन्होंने बोला कि आप हमारे सैनिकों में अपने लोगों को भर्ती करवाइए, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजी जो ये सैनिक थे हमारे यहाँ के, इन्होंने बोला कि आप जो है ब्रिटिश इंडियन सैनिक में इनको भर्ती करवाइए, हम आपको आज़ादी दे देंगे। ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता लगी। उन्होंने साफ साफ गांधी जी से कहा कि अंग्रेज़ हमको आज़ादी नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय भी अंग्रेज़ों ने इसी तरीके का वादे किया था और जिससे कि उनका काम निकलने के बाद उन्होंने आज़ादी दूर दूर तक देने का कोई प्लान नहीं बनाया। लेकिन गांधी जी उनके विचार से सहमत नहीं हुए। गांधी जी ने इनको, अंग्रेज़ों ने इनकी सेना में सैनिक वगैरह पूर्ण रूप से भर्ती कराने लगे। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने मना किया था, लेकिन गांधी जी उनके बात से सहमत नहीं हुए। ये 1900 उस समय समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी हद बढ़ चुका था। लोग गांधी से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस को सुनना पसंद कर रहे थे और ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी थी। कांग्रेस अधिवेशन में भी जब ये बात देखा कि लोग जो है सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और गांधी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम कांग्रेस अधिवेशन से पहले कांग्रेस में एक चुनाव करा लेते हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो इस पर उन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया की घोषणा कर दिया और उन्होंने अपना एक आदमी सीतारमैया को कहीं से दक्षिण भारत से खोज खाज के ले आए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपना चुनावी मैदान में उसे उतार दिया और खूब प्रचार किया गांधी जी ने कि अगर सीतारमैया जीतते हैं तो ये समझिए कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी गांधी जी से आशीर्वाद लेकर वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में लड़ गए। और हैरानी की बात देखिए कि नेहरू गांधी के होते हुए भी सुभाष चंद्र का विरोध इतना किया गया
फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में सीतारमैया को हरा दिया। सीतारमैया को 1375 वोट मिले, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन गांधी जी से इनका मनमुटाव चलता रहा, वैचारिक मतभेद रहा, और गांधी जी के दबाव में आकर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दिलवा लिया और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इधर सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देते ही अंग्रेजों की पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अब सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अंग्रेज हमको आज़ादी नहीं देने वाले हैं, लेकिन गांधी और नेहरू को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो समझते थे कि अंग्रेज हमको आज़ादी दे देंगे। अंग्रेज हमको आज़ादी देने के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं थे। इसका सीधा सीधा आप देख भी रहे हैं कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, उसमें चुनाव हुआ, कांग्रेस की 6 राज्यों में सरकार भी बन गई, बहुमत के साथ वो सरकार चला रहे हैं। 1932-33 तक सारे आंदोलन अंग्रेजों ने दबा दिए थे। जितने भी बड़े बड़े आंदोलन थे उस समय जो भी हुए, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सब बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन ये बातें गांधी और नेहरू को समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर आखिरकार 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों की चाल चली और गांधी नेहरू बिल्कुल ये समझिए कि अंग्रेजों के जो एकदम सिपह सालार से जो अंग्रेज कहते थे वही ये बात करने के लिए तैयार हो जाते थे। इन्होंने बोला कि आप हमारे सैनिकों में भर्ती करवाइए, हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजी ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाइए, हम आपको आज़ादी देंगे। इन्होंने इस बात को पूरा कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अंग्रेज हमको आज़ादी देने वाले नहीं है। इधर सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया और सुभाष चंद्र बोस किसी प्रकार बचते बचाते निकलकर भारत से वो जो है अफगानिस्तान, ढाका अफगानिस्तान होते हुए जा पहुँचे जर्मनी। और जर्मनी में जब जाकर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। इस संबंध में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिटलर कहते हैं कि कभी किसी से मिलता नहीं था और हिटलर ने अपने 4-5 बहुरूपिये पाल रखा था। जो भी कोई मिलने आता था वह अपने उन्हीं बहुरूपियों से भेजकर मिलवा देता था और स्वयं नहीं मिलता था। लेकिन कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो भी वो बहुरूपिया मिलने आता था उससे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलते थे और बोलते थे कि हमें हिटलर से मिलना है। और ये जब 2-3 बार जब ऐसे हुआ तो हिटलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आया है जो कि हमारे बहुरूपियों को भी पहचानता है और वो कहता है कि मुझे हिटलर से मिलता है। जब अंत में हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस ने उसने मिला कि मैं भारत से आ रहा हूँ और मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मुझे ऐसी ऐसी मदद की ज़रूरत है, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हमें आपकी मदद चाहिए। हिटलर बहुत ही बुद्धिमान था, समझदार था। उसने बोला कि अंग्रेज एक तरफ आपके सैनिक लेकर हमसे ही लड़ने आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम उन सैनिकों को आपको दे दें। कैसे हम मान लें कि वो जो सैनिक यहाँ पर हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए, आप हमको उन सैनिकों से मिलवाइए और हम उन सैनिकों को मोटिवेट करेंगे। और हिटलर आखिरकार सुभाष चंद्र बोस की बात को मान गया। और उस समय जो हिटलर जर्मनी में जो भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने उनको भाषण दिया, उनको देशभक्ति के बारे में बताया और उन्होंने जो भी मोटिवेशनल भाषण दिया और जितने भी सैनिक थे वो सब सुभाष चंद्र बोस की बात से सहमत हो गए। तो हिटलर भी बहुत हैरान हुआ। और आपको ये बात पता होगी कि सर्वप्रथम हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। सबसे पहले हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का नेताजी नाम कहाँ से पड़ा? हिटलर ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इन सेनाओं के माध्यम से जापान में बात की और जापान की मदद से इन्होंने सिंगापुर में आकर आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर लिया 1942 में ही। और वहीं से उन्होंने सिंगापुर में रेडियो अनाउंस किया कि मैं महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद चाहता हूं कि वो हमारी इस लड़ाई में सहयोग करें। यहाँ पर भी एक प्रश्न आया है कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को महात्मा के नाम से पुकारा था और इसी वजह से आज भी महात्मा गांधी
कहे जाते हैं। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद था। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से सहमत नहीं होते। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में रेडियो में अनाउंस किया और वहीं से नारा दिया कि दिल्ली चलो, और अनाउंस कर दिया कि हम गुलाम नहीं हैं और हमारी सरकार है। और उन्होंने म्यांमार के रास्ते होते हुए भारत के नागालैंड वगैरह में उस समय उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। लेकिन 6 दिसंबर 1945 को एक ऐसी दुखद घटना घट गई जिसमें कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया। एक नहीं, 2 परमाणु बम गिरा दिया। जो जापान सुभाष चंद्र बोस को मदद पहुंचा रहा था, वो जापान हाथ खड़े कर दिए। और सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय सोचा कि अब जापान से मदद नहीं मिल रही है, और उन्होंने वहीं इंडोनेशिया से मास्को के लिए, रूस के लिए एक उड़ान भरी। और कहते हैं कि उसी विमान में, इंडोनेशिया से वो जब रूस जा रहे थे, मास्को जा रहे थे, उसी समय वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई कि नहीं हुई, इस पर भी संपूर्ण रूप से कोई भी सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं हुई है। कोई कहते हैं कि विमान दुर्घटनाग्रस्त ही नहीं हुआ था, कोई कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें सवार ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद से नेताजी लापता हो गए, और जो आज़ाद हिंद सरकार बनी थी, आज़ाद हिंद फौज थी, जो उसके सैनिक थे, बिना अपने नेता की वजह से जो है वो टूट फूट गए और बिखर गए। और इधर अंग्रेज़ों ने जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, जवान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ लाल किले में मुकदमा चलाया गया। और उसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू वकील की हैसियत से सैनिकों के फेवर में चुनाव केस इनका लड़ा, और उन्होंने ये दलील भी दी कि ये सैनिक है, अगर विद्रोह कर देंगे तो जो है अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए इनको फांसी की सज़ा या मृत्युदंड न दिया जाए, इन्हें जो है कारावास या जो भी सज़ा उचित हो जाए वो दी जाए। तो इस प्रकार देखा जाए कि भारत शासन अधिनियम 1900 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्यों लाया गया। आखिरकार ये अंग्रेज़ों को पता चल गया कि सुभाष चंद्र बोस का इतना कद बढ़ गया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नींव डाल दी। जितने भी 2.5-3 लाख सैनिक थे वो सब आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, और वो पूरी तरीके विद्रोह पर उतर आए थे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों को पता चल गया कि अब भारत में रहना मुश्किल है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत को आज़ाद करने की मंशा बना लिया, और उन्होंने 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम संसद में पेश किया। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ विशेषताएं हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया, जो कि 18 जुलाई को सम्राट के हस्ताक्षर से लागू हो गया। इस एक्ट के पारित होते ही भारत 200 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त हो गया और ब्रिटिश उपनिवेश से डोमिनियन स्टेट बन गया। अब डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य होता है कि कानून अंग्रेज बनाएंगे और शासन आप करेंगे। तो अधिराज्य जिसे कहते हैं कि रक्षा है, विदेश है, इन सब मामलों में मुद्रा है, इन सब मामलों में ब्रिटेन जो कहेगा वही कानून बनेगा। डोमिनियन स्टेट बन गया। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत व पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य होंगे। 15 अगस्त 1947 से भारत व पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य होंगे। पाकिस्तान का जन्म हो रहा है। नंबर 2, भारत व पाकिस्तान दोनों अपने यहाँ एक संविधान सभा का गठन करेंगे। नंबर 3, जब तक भारत व पाकिस्तान अपना अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक उनका शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाया जाएगा। दोनों देशों में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट करेंगे। नंबर 5, भारत में माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बना। नंबर 6, भारत 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट रहा, जबकि पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेट रहा। नंबर 7, भारत सचिव इंडिया काउंसिल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। जो भी पद थे पुराने, भारत सचिव और इंडिया काउंसिल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रमंडल है क्या।
राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिस पर ब्रिटेन ने, जिस पर इंग्लैंड ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था, और उन्हीं का एक समूह है राष्ट्रमंडल। अर्थात राष्ट्रमंडल में वही देश सदस्य होंगे जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे होंगे। तो राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति की गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से भारत व पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बन गए। और अब देखिए कि पाकिस्तान नामक शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 1930 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन, यानी कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने एक गीत लिखा था जो कि बहुत फेमस हुआ था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गीत तो इन्होंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन पीछे से इनकी मानसिकता भी देखते जाइए आप लोग। और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इन्होंने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग किया था। भारत में इन्होंने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग किया। अलग देश की मांग नहीं किया इन्होंने अलग राज्य की मांग किया। अर्थात इन्होंने पहला कदम उस दिशा में बढ़ा दिया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग किया। इसके बाद, इसी के बाद 1933 में 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामक राज्य की संकल्पना की। 1933 में कौन व्यक्ति था वो? चौधरी रहमत अली नामक व्यक्ति ने पाकिस्तान नाम शब्द सुझाया। उसने पाकिस्तान नाम जो था, सबसे पहली बार चौधरी रहमत अली ने ही इस पाकिस्तान नामक शब्द की रचना किया, और इसने बोला कि पाकिस्तान नामक एक देश बनना चाहिए। पाकिस्तान नामक राज्य की संकल्पना की। और 1940 आते आते तक मुस्लिम लीग ने इसे अपने एजेंडे में स्वीकार कर लिया। यद्यपि 1940 के पहले मुस्लिम लीग इस प्रकार के एजेंडे में सम्मिलित नहीं थी कि कोई 2 देश होने चाहिए या 3 देश होने चाहिए, लेकिन 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने अपने एजेंडे में इस बात को शामिल कर लिया कि पाकिस्तान नामक देश की उत्पत्ति होनी चाहिए। और 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कौन से राष्ट्र का? द्विराष्ट्र, यानी कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान नामक राष्ट्र की संकल्पना यहाँ से किया गया 1940 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने। इसके बाद से फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है अलग अलग राहें पकड़ लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1947 पारित किया और हमको आज़ादी दिया, और किस प्रकार इन्होंने 200 वर्षों तक की गुलामी, हम लोग गुलाम रहे, और उसकी दास्ता से 1947 में हमें मुक्ति मिली। इस विषय में ये बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है और अलग अलग लेक्चर की ज़रूरत है, लेकिन हमने सारा कुछ इसमें समेट के आपको एक ही लेक्चर में दे दिया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।